नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। सोमवार से शुक्रवार शाम के 6 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें अलग अलग दिन हम खेती किसानी से जुड़े हुए अलग अलग विषय आपके लिए लेकर आते हैं और स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमानों से विस्तार से इस पर हम चर्चा करते हैं। आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे खास मेहमान से सवाल पूछ सकते हैं। तो जान लीजिए आज किस विषय पर इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा रबी मक्का की बुआई एवं किस्में और इसके अलावा कपास की खेती। जी हाँ, दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। नोट कर ले हमारा टोल फ्री नंबर जिन पर आप कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर जिन पर कॉल किए जा सकते हैं वो है 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर है, यानी कि इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए हमसे बातचीत करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सीएम परिहार, जो कि IRI पूसा नई दिल्ली में सस्य विज्ञान संभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक है। डॉक्टर परिहार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं डॉक्टर अनूप कुमार, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र सांगरिया हनुमानगढ़ में अध्यक्ष एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक है। डॉक्टर अनूप कुमार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसान कार्यक्रम में। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्कार। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और रबी मक्का की खेती की जहां तक बात है, डॉक्टर परिहार जानना चाहेंगे कि मक्का जो है हमारी बेहद महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलों में से एक है। ऐसे में इसकी जो रबी मक्का है इसकी बुआई का उचित समय क्या होता है और किसानों के लिए खासतौर पर इसकी जो व्यावसायिक खेती है वो क्या महत्व रखती है? इसके जो मक्का की बुआई की, रबी मक्का की बुआई की बात करें, इससे पहले मेरे को एक महत्वपूर्ण लगता है कि अभी जो हमारी जो खरीफ की जो मक्का है उसकी कटाई चल रही है। अच्छा। तो उस कटाई के दौरान किसान भाइयों को क्या क्या महत्वपूर्ण ध्यान रखना है वो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है। पहले बताना मैं वो चाहूँगा कि क्योंकि अभी जो नई हाल ही के वर्षों में जो किस्में मक्का की आई है उनमें एक ऐसा विशेष जो जिसको हम स्टे ग्रीन ट्रेट बोलते हैं, जो कि मक्का कटाई के समय भी मक्का का पौधा हरा रहता है, उसके पत्ते भी हरे रहते हैं, लेकिन उसका भुट्टा अच्छे से सूख जाता है। तो उस दौरान हम, क्योंकि अभी अपने नॉर्थ भारत में अभी बारिश हुई है, तो बारिश के दौरान अभी हमारे जो खेतों में है उसमें मॉइस्चर भी, नमी भी बहुत ज़्यादा है और किसान भाई अभी उसकी कटाई कर रहे हैं। तो उस दौरान अगर वो मॉइस्चर उस भुट्टे में भी अगर प्रॉपर नहीं है, ऑप्टिमम नहीं है, तो उस भुट्टे में उसके एप्लाटॉक्सिन डेवलप हो जाता है, जिससे कि वो खाने योग्य नहीं बचता है और उसको खरीद अगर किसान भाई बेचता है तो उसकी भी उससे कोई खरीदने वाला भी नहीं मिलता है और मिलता है तो बहुत कम उसको उसका रिटर्न और पैसा मिलता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण बात आपने बताई डॉक्टर परिहार की खरीफ मक्का की कटाई जो किसान करना चाहते हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये जानना बेहद जरूरी है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ ही रबी मक्का की बुआई के बारे में भी बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। मक्के की खरीफ और रबी दोनों फसलें ली जाती है। जहां सिंचाई के साधन है वहां रबी मक्का की अगेती खेती की जा सकती है। रबी मक्का की बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक की जाती है। वैसे तो हर तरह की मिट्टी में से उगाया जा सकता है, लेकिन जल निकासी वाली बलुई मटियार से दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 हो, इसमें बढ़िया पैदावार मिलती है। रबी मक्का की संकर एवं संकुल प्रजातियों में गंगा 11, दक्कन 103, दक्कन 104, त्रिशूलता, शक्तिमान 1, KH 5081, सिटकेट 2324 मुख्य है। संकर प्रजातियों के लिए 18 से 20 किलो बीज तो संकुल प्रजातियों के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पर्याप्त होते हैं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तो पौध से पौध की दूरी 18 से 20 सेंटीमीटर रखें, जिसमें पहली सिंचाई बुआई के 25 से 30 दिन बाद, दूसरी 55 से 60 दिन बाद, तीसरी 75 से 80 दिन बाद, चौथी 110 से 115 दिन बाद, पांचवी 120 से 125 दिन बाद। अगर आवश्यकता हो तो अतिरिक्त सिंचाई खेत की नमी के अनुसार करनी चाहिए। फसल में भुट्टे में दाना भरते समय खेत में नमी का खास ख्याल रखें।
नमी की कमी से पौधों की बढ़वार के साथ साथ उपज में भी कमी की आशंका रहती है। मक्के की फसल में तना भेदक कीट और पत्ती लपेटक कीट की रोकथाम के लिए कार्बारिल की 2.5 मिलीलीटर दवा का घोल 500 लीटर पानी में बनाकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए। जहाँ तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कपास की खेती के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर अनूप, जानना चाहेंगे आपसे कि जो कपास की खेती है वो हमारे देश में किस पैमाने पर इस वक्त की जा रही है और इसकी जो व्यावसायिक खेती है वो किसानों के आर्थिक लाभ की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है? जी मैडम, कपास जो है वो हमारे भारत देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और मैं चूंकि राजस्थान से बिलोंग करता हूं तो राजस्थान की मैं बात करूं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नकदी और व्यावसायिक खरीफ की फसल है। राज्य में इसकी खेती हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, भीलवाड़ा, पाली, बीकानेर जिलों में की जाती है और कपास का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 80% जो है आजकल बीटी कपास के रूप में ये किया जाता है और वो विशेष करके मतलब हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला इसको कवर करता है। कपास की खेती के लिए जो शस्य क्रियाएं हैं वो महत्वपूर्ण है, जैसे भूमि की तैयारी, फसल की बुआई, बीज की मात्रा, निराई गुड़ाई, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई की विधि व समय पर कपास की चुनाई इत्यादि शस्य क्रियाएं जो हैं इसकी उपज को निर्धारित करती हैं। जी बिल्कुल, ये तमाम बातें बेहद ही महत्वपूर्ण है कपास की खेती के लिए और इनके विषय पर आपसे विस्तार से हम जानकारी लेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। कपास नकदी फसल है जो हमारे देश में सफेद सोना कहा जाता है। भारत में कपास की सबसे ज्यादा खेती गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में की जाती है। हमारे देश में देसी और बीटी दोनों ही कपास की खेती की जाती है। हालांकि बेहतर मुनाफे के लिए किसान आजकल बीटी कपास ज्यादा लगा रहे हैं। इसकी बुआई का सही समय अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से मई के पहले सप्ताह का होता है। यदि सिंचाई का अभाव है तो किसान मानसूनी बारिश शुरू होने पर ही कपास की बुआई करे। बुआई से पहले मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा कर लेना चाहिए। बुआई के लिए उन्नत जातियों का 2.5 से 3 किलोग्राम बीज, जबकि संकर व बीटी जातियों का 1 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से ठीक रहता है। वहीं कपास की सघन खेती में कतार से कतार 45 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे 15 सेंटीमीटर की दूरी करें। फसल के सही विकास और बेहतर उत्पादन लेने के लिए खाद व उर्वरक की सही मात्रा सही समय पर देनी चाहिए। उन्नत किस्मों में 80 से 120 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 40 से 60 किलो फास्फोरस, 20 से 30 किलो पोटाश, करीब 25 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। जबकि संकर किस्मों की बात करें तो 150 किलो नाइट्रोजन, 75 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटाश, 25 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। इसके अलावा सड़ी हुई गोबर की खाद 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। रोगों और कीटों के प्रकोप से फसल को बचाने के उपाय करें। ये थी कपास की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। आइए अब आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ है। जी नंदस्वरूप जी, अपना सवाल पूछें। नंदस्वरूप जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जी जानना चाहिए जो हमारा जो मक्का होता है तो हम ये कैसे जाने कि ये पक चुका है तो हम कटाई करें तो क्या भंडारण किस हिसाब से करें, दाना निकाल के भंडारण करें कि बाली लगा करके भंडारण करें, कौन सा उचित तरीका हमारे लिए रहेगा? जी जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से आप खरीफ मक्का की ही बात कर रहे हैं। जैसा कि हमारे विशेषज्ञ मेहमान ने भी चर्चा की है कि खरीफ मक्का की कटाई का समय चल रहा है, तो डॉक्टर परिहार जानना चाहेंगे कि कटाई और भंडारण से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएं हमारे दर्शकों को। कटाई के दौरान जो मैंने अभी शुरुआत में भी कुछ बोला था, जो अभी क्योंकि कटाई जब किसान कर रहा है तो उसमें जहाँ भी अगर भूमि में नमी ज़्यादा है
बारिश की वजह से है या वो पानी दिया हो उसकी वजह से है, तो वो काट के अपने जो भुट्टे डालते हैं ज़मीन पे डालेंगे तो उससे थोड़ा या तो कोई पॉलीथीन वगैरह बिछा के उसको डालें, या फिर उसे जैसे कि कोई भुट्टे जो मक्का के जो पौधे जो सूखे हुए हैं उनको ज़मीन पे बिछा दें, थोड़ी सी परत बन जाए ज़मीन और भुट्टों के बीच में, तो भुट्टे डालें ताकि उनमें जो नमी न आ पाए, और जो भुट्टों की नमी है वो भी आपके जैसे सूर्य के प्रकाश से भी कम हो जाएगी। और कुछ टाइम और एक ऊपर नीचे थोड़ा उसको अगर रखना है तो एक यूनिफॉर्म तरीके से लेयर बनाएं, न कि ऐसा कि ऊपर नीचे बहुत सारा ढेर एक जगह बना देंगे तो उसमें नमी की मात्रा जो है वो, क्योंकि कटाई के समय भी हम जो मानते हैं कि कितनी भी कम नमी हो लेकिन वो 20% के आसपास रह ही जाती है, तो अगर और एक जगह रखेंगे तो मॉइस्चर एक दूसरे के एब्जॉर्ब करेंगे और भूमि से भी मॉइस्चर ले लेंगे। अगर नीचे कोई हम उसका बिछावन नहीं डालेंगे तो हमें एक प्रॉपर बिछावन डाल के और उसकी कटाई करनी चाहिए ताकि उसमें जो भी एफ्लाटॉक्सिन डेवलप ना हो, एफ्लाटॉक्सिन डेवलप नहीं हो, तथा किसान भाई उसको अपने भंडारण को अच्छे से रख सके। और अगर किसी किसान भाई के पास अगर पक्का आंगन हो या बहुत अच्छे से बनाया हुआ जो आंगन हो जिसमें कि उसको अच्छे तरीके से वो रख सकता है तो वो बहुत अच्छी बात है। वो वहाँ पे अपने भुट्टों को जो भी भुट्टे तोड़ता है उन भुट्टों को अपने पक्के आंगन पे ले जाए और जितना हो सके उनको अच्छे से फैला दे और यूनिफॉर्म तरीके से, ताकि उनमें मॉइस्चर धीरे धीरे कम हो जाए और उनमें जो एफ्लाटॉक्सिन की प्रॉब्लम ना आ पाए। किसान भाई उससे एफ्लाटॉक्सिन से बच सकता है और अपनी अच्छी आमदनी कमा सकता है, जो कि बिल्कुल। डॉक्टर परिहार, जब फसल आती है और मंडियों में पहुंचती है तो आवक जब ज्यादा हो जाती है तो कई बार जो किसान है उन्हें अच्छे भाव नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में भंडारण बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि जब अच्छे भाव मिले किसान उस समय अपनी फसल को निकाल सके। तो ऐसे में भंडारण के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये आपसे हम जानेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। गणेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका गणेश जी, पूछे अपना सवाल। हाँ मैम। जी गणेश जी। गणेश जी आपसे गुजारिश होगी कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। हेलो मैम, मेरा सवाल है कि किसान जी बताएं, टीवी की आवाज बंद कर दे, बताएं अपना सवाल। किसान इतनी मेहनत से खेती करके जो बोंडड़ी अभी आ रही है तो उसका कैसे क्या नहीं करना पड़ेगा? गणेश जी, हम आपका जो सवाल है वो साफ तौर पे समझ नहीं पाए हैं, कृपया अपनी आवाज थोड़ी तेज करें और बताएं, अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दें। किसान कपास की खेती करता है लेकिन इतना पेस्टिसाइड के फवारे मारने के बाद बोंडड़ी कंट्रोल नहीं होता है। माफ कीजिएगा गणेश जी। जी आपका कहना है कि जो कीड़े की समस्या है ये हो जाती है और पेस्टिसाइड्स वगैरह से भी लाभ नहीं हो पाता है, क्या ये है आपका सवाल? चलिए इसका जवाब लेते हैं। जी डॉक्टर अनूप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि अभी जैसे जो कपास का सीजन है वो लास्ट स्टेज में है और ऐसे में 2-3 समस्याएं जो आज की तारीख में जो आ रही हैं वो जैसे नरमा में तिड़क की समस्या है, तो पौधों में नाइट्रोजन और पोटास के असंतुलन के चलते कई बार टिंडे पूर्ण रूप से खुल नहीं पाते। तो ऐसे केस में साइकोसिल 1 ग्राम 10 लीटर पानी में या मैलिक हाइड्रोजाइड 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके टिंडा बनने की अवस्था पर पर्णीय छिड़काव से टिंडा खिलने में मदद होती है। इसी के साथ अभी इस टाइम जो है लीफ रेडनिंग, पत्ती का लाल होना, ये भी एक कॉटन में बड़ी समस्या है। तो ये पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है और इसमें मेनली नाइट्रोजन, जिंक और मैग्नीशियम जो है उनकी कमी से ये प्रॉब्लम आती है। तो पत्तियों में लाल रंग दिखाई देने पर 1% मैग्नीशियम सल्फेट, 2% यूरिया, 0.5% जिंक सल्फेट और 0.2% बोरोन का छिड़काव बुआई से 90 दिन बाद 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने से यह प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाती है। और इसके बाद छिड़काव के पश्चात 2% डाई अमोनियम फास्फेट का छिड़काव करने से ये जो समस्या है जो लीफ रेडनिंग की, उसका समाधान हो जाता है।
जी बिल्कुल। डॉक्टर अनूप, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर जो गणेश जी हमारे साथ जो कॉलर जुड़े थे उन्हें उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए, उनका सवाल लेते हैं। विपिन जी पटना बिहार से इस वक्त हमारे साथ है। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी जी हेलो जी हाँ बोलिए। हाँ सर जी हेलो। विपिन जी हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी हम मक्का और मटर की खेती करना चाह रहे हैं। उन्नत मक्का कौन सा होगा और मटर? जी आइए जानते हैं। जी डॉक्टर परिहार बताएं। मक्का की खेती अभी आप रबी सीजन में बिहार से आप बोल रहे हैं, तो मेरा यही सुझाव है कि मक्का बिहार में बहुत अच्छे से होती है। और आप इंटरक्रॉपिंग जो आप बता रहे हो मक्का और मटर की करना चाहते हैं, वो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको कुछ उसका जो स्पेसिंग है, जैसे मान लो अगर मेड और उसमें उसकी बुआई करना चाहते हो तो मक्का को आप मेड पे लगा सकते हैं, और तथा उसके बीच में आप मटर की भी लाइन लगा सकते हैं। उसमें कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत अच्छी उपज भी मिलेगी। तथा इसके बारे में अगर ज़्यादा आपको जो और भी अधिक जानकारी है तो आप अपने जो पास के कोई भी केवीके केंद्र या कोई भी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ भी जाके आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। बहुत ही उन्नत किस्म का आप बीज दोनों ही, मैं कहूँगा कि मक्का का भी और आपके जो मटर है दोनों का ही आप उन्नत किस्म का बीज लें, तथा उन पे अच्छे तरीके से अगर आप उसको लगाएंगे तो उसमें किसी प्रकार की कोई इंटरक्रॉपिंग आ रहा, क्योंकि मक्का को हम बहुत एक लाइन से लाइन की दूरी है वो कम से कम 60 से लेके 75 सेंटीमीटर तक की होती है। तो उसके बीच में आराम से मटर के एक लाइन आप लगा सकते हैं, उसमें कोई किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट इसमें ध्यान ये रखना है कि जो जैसे मान लो कुछ हेर्बिसाइड डालते हैं जो खरपतवार नाशी, जैसे प्री इमर्जेंस जिसको हम बोलते हैं, कि जो बुआई के 1 दिन या 2 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर हम डालते हैं। जैसे एट्राजिन जिसको एट्राटाप के नाम से भी आता है जी। वो हम नहीं डाल सकते, क्योंकि मक्का और अगर मटर लगा रहे हो तो आप एक जैसे पेंडिमिथेलिन नाम का जो हर्बिसाइड आता है प्री इमर्जेंस, उसी का आप यूज करें, उसी को डालें, उसको एट्राजिन को नहीं डालें। ये मेरा तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है विपिन जी, और इसके साथ ही आप मक्का और मटर की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम हेलो किसान में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें आज हम मक्का की खेती और कपास की खेती के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर है। नमस्कार, स्वागत है आपका। जनता सिंह जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हेलो, हाँ जी, जनता सिंह जी कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, इससे बातचीत में रुकावट आएगी। आप अपना सवाल पूछें। हाँ जी, हेलो जी बताएं। एक तो मैडम जी जो नरमे की खेती, जो कपास की खेती करते हैं ना, इसमें बारिश के बाद कीड़े का प्रकोप बहुत होता है जी।
किस फसल की बात कर रहे हैं आप? दूसरी जी जो खेती करते हैं बड़ी, उसका बढ़िया बीज नहीं मिलता जी जी ठीक है, ये 2 बार। बिल्कुल बिल्कुल, आइए आपके इन दोनों सवालों के जवाब लेते हैं। जी डॉक्टर अनूप बताएं, बारिश के बाद ये कीड़ों की समस्या आ रही है कपास में, क्या किया जाए? जी जी, बहुत सही क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। जैसे हरा तेला जो है वो वातावरण में अधिक नमी के चलते इसका प्रकोप होता है, बारिश हो जाती है, बारिश के बाद जो है इसका प्रकोप होने लग जाता है और इसका आर्थिक हानि स्तर जो है वो 2 से 3 वयस्क प्रति पत्ती अगर हमें दिखाई देते हैं सुबह के टाइम, लगभग 6-7 बजे के आसपास हमारा किसान भाई खेत में जा करके और उस क्रॉप को अगर चेक करता है तो 2 से 3 वयस्क एक पत्ती पे दिखाई देते हैं, तो वो उसका आर्थिक हानि स्तर माना जाता है और उस स्टेज पे हमें ये मानना है कि हमें स्प्रे करनी है। इसी तरह से जैसे सफेद मक्खी है, तो सफेद मक्खी जो है वो शुष्क मौसम में सफेद मक्खी के प्रकोप की जो संभावना है वो बढ़ जाती है और इसका जो आर्थिक हानि स्तर है वो 8 से 10 अवयस्क जो पत्ती के ऊपर दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब वो आर्थिक हानि स्तर पे पहुंच गया है और अब हमें स्प्रे करनी है। इसी तरह से थ्रिप्स अधिक समय तक बादलवाई रहने का मौसम रहने से थ्रिप्स के आक्रमण की संभावना बनती है और इसका जो आर्थिक हानि स्तर है वो 10 से 12 अवयस्क प्रति पत्ती अगर पाए जाते हैं तो हमें अब इसमें स्प्रे करनी है। अब बात रही इन तीनों में किस तरह की स्प्रे करें, तो अभी प्रेजेंट में जो बिल्कुल नया मॉलिक्यूल्स है वो है डाइफेंथ्यूरॉन 50 WP, जिसको पोलो भी कहा जाता है और वो 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ इसकी स्प्रे की जाती है, तो ये तीनों चीज उससे जो है कंट्रोल होती है। इसी तरह से माइट्स जो है, मकड़ी है, इसका भी कपास के अंदर जो है नुकसान देखा गया है। ओमाइट, इसके लिए ओमाइट एक केमिकल है जो वो 0.5 ml प्रति लीटर पानी के साथ मिला करके अगर हम स्प्रे करते हैं तो उससे माइट्स का या मकड़ी का नियंत्रण होता है। जी जी बिल्कुल, तो बहुत सारे कीटों के प्रकोप और उनसे बचाव के बारे में आपने बताया हमें डॉक्टर अनूप। दोबारा आपका रुख करेंगे, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। जगदीश सैनी देवास मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ हैं। जगदीश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो नमस्कार जी नमस्कार, बताएं। मैं ग्राम कांकालिया खाचा गाँव जिला देवास से जगदीश सैनी बात कर रहा हूँ। जी जी, मेरा सवाल यह है कि जैसे कि मक्का की वैरायटी का किसान किस तरह से चयन करे कि जैसे कि मार्केट में भुट्टे की भी बेचना चाहता है किसान और मक्का निकाल कर सूखी मक्का निकाल कर मंडियों में बेचना चाहता है, तो दोनों में अंतर है, इसलिए भुट्टे की खेती करना चाहता हूँ मैं, तो उसमें वैरायटी का चयन किस प्रकार करे और मक्का में पहले खाद मक्का लगाने से पहले खेत में कितना खाद देना, लगाने के बाद में कितनी बार खाद देना, जी ये इस तरह की पूर्ण जानकारी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आइए जानते हैं। जी डॉक्टर परिहार बताएं। इसके जो आपने पहला सवाल आपने पूछा कि मक्का के जो भुट्टे, हरे भुट्टे बेचने के लिए और दोनों उसके लिए जो दाने बेचने का जो आप सोचते हैं, पहले भुट्टे बेचने के लिए आपको पहले मक्का के लिए क्या आपको ये मार्केट की वो देखनी पड़ेगी कि मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है, उस हिसाब से ही आपको पहले ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि किसान भाई क्या होता है कि इन चीज़ों को ध्यान न रख के कोई भी मतलब किसी के भी सलाह के आधार पर वो खेती कर लेता है मक्का की, जैसे स्वीट कॉर्न लगा लेगा, जबकि वहाँ पे उसकी डिमांड क्या है, उसकी कहाँ वो बेच सकता है, इसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भुट्टे की लिए खेती करनी है, चाहे वो नॉर्मल मक्का की जो से करनी है या जो मीठी मक्का जिसको स्वीट कॉर्न बोलते हैं उसकी करनी है, तो आपको पहले प्लानिंग ये करनी है कि उसको बेचने का कहाँ वो बेचेंगे, कितनी डिमांड है, उस हिसाब से अपना जो भी खेती का आपके पास भूमि है उसको उतनी ही भूमि में लगाएं ताकि आपको आसानी से बेच सके और आप अच्छा उससे जो लागत वो कमाई कर सकें। उसमें क्या है कि जो किसान भाई जो वेराइटीज़ लगाते हैं या जो किस्म लगाते हैं, उस किस्म में आपको मध्यम अवधि में पकने वाली किस्म अगर आप लगाएंगे तो, क्योंकि अगर आप देरी से पकने वाली अगर लगा लेते हैं तो क्या होता है कि सारी जो मक्का की जो उपज होती है वो मार्केट में आ जाती है, तो उससे क्या है कि उसके किसान को उतना वो नहीं मिल पाता, पैसा नहीं मिल पाता है उसके बेचने पे। तो क्या है कि अगर जो मध्यम अवधि में पकने वाली अगर कोई भी किस्म लगाएंगे
तो वो मार्केट में जल्दी बेच सकते हैं, तो उस टाइम उसके भाव उसको अच्छे मिल जाएंगे और उसको उसकी अच्छी मतलब अच्छी कीमत मिल जाएगी, जिससे कि उसको फायदा होगा। दूसरा आपका जो प्रश्न है कि जो नत्रजन और न्यूट्रिएंट मतलब जो कैसे हम डालें, कब डालें। हम जब भी अगर आप भूमि तैयार करते हो, किसी अच्छी सी तैयारी के बाद अगर आपके पास जो गोबर की खाद है, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, वो आप अगर 6 टन से लेके 12 टन तक आप डाल सकते हो 1 हेक्टेयर के अंदर, ताकि आपको बहुत ही आपकी भूमि भी अच्छी रहेगी और उसमें पोषक तत्व भी, सभी प्रकार के जो भी पोषक तत्व चाहिए पौधे को, वो सब उसमें होते हैं, जो कि वो पौधा उसको अच्छे से उनको ले सकता है। तथा जब अगर ये अपने जो इनऑर्गेनिक खाद जिनको बोलते हैं हम, जैसे यूरिया हुआ, DAP हुआ और जो पोटेशियम के लिए जो खाद डालते हैं MOP हुआ, इनको हम क्या करते हैं कि जैसे जो अगर मान लो आपने एक पहली जो नाइट्रोजन की मात्रा जो कि कम से कम मात्रा डालनी चाहिए, मैं तो कहूँगा कि आप 10% ही नाइट्रोजन की मात्रा डालें बुआई से पहले, तुरंत पहले, और फॉस्फोरस और पोटेशियम की जो भी मात्रा है वो पूरी डाल दें। और अगर आपकी सोइल आपके जिंक में मतलब जो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसमें अगर डिफिशिएंट है तो उसमें आप जिंक भी डाल सकते हैं। तथा जो बची हुई जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो जैसे 6 से 8 लीफ की जब पौधा हो जाए, 6 से 8 पत्ती आ जाए, तब आप उसमें 30% की जो बची हुई मात्रा वो डाल दो। उसके बाद जैसे 8 से 10 के आसपास अगर पत्ती बन जाती है तो 20 से 30% जब डाल दो। और जब फूल आ जाए, फ्लोरिंग हो जाए, तब आप उसकी जो बची हुई मात्रा आप डाल सकते हो। और उसमें से भी अगर 10% बचा के आप जब ग्रेन फिलिंग होती है, दाने बन रहे हैं, तो 10% की मात्रा जब डाल सकते हो। इस प्रकार से हम अगर तो पोषक तत्व प्रबंधन अगर आपको करना है तो इस तरह से जो मात्रा है उसका ध्यान रखना जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जगदीश पाटिल जी, उनका रुख करते हैं, जो जलगांव महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी जगदीश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम जी, हमारी कपास का 2 बार फूल पत्तियां गिर गई, अभी नई फूल पत्तियां ज्यादा आनी चाहिए, इसलिए कौन सी दवा है? ठीक है, डॉक्टर अनूप अगर आप कोई सुझाव देना चाहें। जी मैडम, क्या पूछा है जगदीश जी ने? फूल पत्तियां झड़ गई हैं और दोबारा से आई हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि किस तरह से रख रखाव करें। जी, कौन सी उसके अंदर, कपास के अंदर, बीटी कॉटन में या कपास में? जी कपास में। कपास के अंदर जी। तो मैडम कपास के अंदर अगर फूल पत्ती झड़ गए हैं तो वैसे तो देखो इसका सीजन अभी एंडिंग की ओर है जी, क्योंकि अक्टूबर का महीना जो है उसमें लास्ट पिकिंग हो जाती है कॉटन की। लेकिन मैं जगदीश जी को बताना चाहूंगा कि क्योंकि ये महाराष्ट्र से हैं तो अपने संबंधित जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या वहाँ के जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे एक बार कृपया करके संपर्क करें, ताकि सटीक उनको जानकारी वहाँ से उसी क्षेत्र की उपलब्ध हो सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी मैडम। और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अनूप आपसे जानना चाहेंगे कि कपास की खेती के दौरान जो पोषक तत्व प्रबंधन है वो किसानों को किस तरह से करना चाहिए? जी 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 मैडम, पोषक तत्व प्रबंधन के अंदर जैसे कपास के पौधे नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास को 3:1:3 के अनुपात में लेते हैं। रुई की एक गांठ पैदा करने के लिए 42 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस व 37.5 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन पौधों की पहली बढ़वार व फल विकास के समय बीज के अंदर प्रोटीन व दूसरे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह से पोटास की कमी जो है उससे पौधे का साइज छोटा रह जाता है, पत्तियां पीली व नसों के बीच की भूरी धब्बेदार हो जाती हैं और गिरने में पहले काफी काली पड़ जाती हैं। इसलिए आवश्यक है कि फसल को खाद व उर्वरक पर्याप्त मात्रा में सही समय पर और सही तरीके से दिया जाए, तो उससे क्या है हमारी फसल जो है उसको हम अच्छे से कर सकते हैं। जैसे 100 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर हम उपयोग करें
तो उसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा और 40 किलोग्राम नाइट्रोजन व 5 किलोग्राम नत्रजन जो है तथा 40 किलोग्राम फास्फोरस जो है बुआई के पश्चात मतलब बुआई के समय हम इसको ड्रिल करें। नाइट्रोजन की शेष मात्रा प्रथम सिंचाई और कलियां बनते समय हम दे सकते हैं, लेकिन कीटों के आक्रमण को देखते हुए सिफारिश ये भी की जाती है कि नाइट्रोजन प्रथम सिंचाई पे ही दिया जाए। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर अनूप दोबारा आपका रुख करेंगे और इस बीच हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम मक्का और कपास की खेती के बारे में विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। अगर आप भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से सुझाव ले सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। सुरेंद्र यादव जी इस वक्त खरगोन मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। वो कपास की फसल लगाई थी जी, वो अभी भी हरी है। ठीक है। और 25-25, 30-30 उसमें कैरी घेंटे लगे थे, वो फूट चुके हैं। अब वो पूरा फसल हरी हो रही है, तो उसको रखना चाहिए कि उखाड़ के उसमें गेहूं चने वो फसल लगाना चाहिए। जी, फसल आपकी हरी है आपका कहना है? जी मैडम। अच्छा, डॉक्टर अनूप क्या सुझाव देंगे? जी मैडम, इसमें जैसे मैंने पहले भी हमारे एक किसान भाइयों को बताया था, अभी इस टाइम क्या होता है कि लास्ट स्टेज में है कॉटन और इसमें टिंडे जो हैं बिल्कुल पके हुए हैं। तो ऐसे में मैं इन किसान भाइयों को ये सुझाव देना चाहूंगा कि नरमा कपास के टिंडे कई बार इस टाइम जो पके हुए हैं लेकिन खिल नहीं रहे हैं, तो ऐसे में उनको जब लास्ट स्टेज में अल्ट्रा ड्रॉप अल्ट्रा एक केमिकल है जो 50 ग्राम 150 लीटर पानी के घोल में प्रति बीघा की दर से करने से 15 दिन के अंदर सभी जो टिंडे हैं वो खिल जाएंगे और हम उसकी कॉटन पिकिंग कर लेंगे। और ये मतलब जो है लगभग 15 नवंबर के आसपास तक हमें पूरा इस कॉटन पिकिंग का काम कंप्लीट करना है इसमें। जी जी, सुरेंद्र जी उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर परिहार हमें बताएं कि अब रबी मक्का की बात कर लेते हैं। जो किसान रबी मक्का की बुआई करना चाहते हैं उनके लिए उपयुक्त समय क्या है और किन किस्मों का चुनाव उन्हें करना चाहिए? रबी मक्का की जो अभी बुआई अभी शुरू होने वाली है, हम कह सकते हैं कि 20 अक्टूबर से लेके और
नवंबर के अंत तक किसान भाई जनरली लगा सकते हैं। कई जो एरियाज है जहाँ पे कि क्लाइमेट जैसे पेनिनसुलर जोन है, मैं मक्का के जो मक्का अनुसंधान संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, उनके जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट है, उन्होंने अपने जो मक्का के जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उनको 5 क्षेत्रों में बांटा हुआ है, 5 जोन्स में बांटा हुआ है। वो जोन जैसे नॉर्थर्न हिल जोन है, जिसमें अपन जम्मू कश्मीर आता है, असम आता है, और ये हिमाचल प्रदेश आता है, और नॉर्थ ईस्ट के सारे हमारे स्टेट्स आते हैं, तथा नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन है जो कि उत्तरी पश्चिमी मैदानी भाग हैं, उसमें अपना दिल्ली आता है, पंजाब आता है, हरियाणा आता है। इन क्षेत्रों में अलग अलग जो से बुआई का समय, क्योंकि टेम्परेचर अलग रहता है, तो इसीलिए मैं इन जोन के बारे में थोड़ा पहले बताना चाहता हूँ और उसके बाद मैं इनको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। जैसे तीसरा जो जोन है वो नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन है, जो कि उत्तर पूर्वी मैदानी भाग है, जिसमें आपका अपना बिहार आता है, झारखंड आ जाता है, वेस्ट बंगाल आएगा। इन क्षेत्रों में अलग क्लाइमेट होता है, भूमि भी अलग प्रकार की होती है। तो एंड जो पेनिनसुलर जोन है, जो चौथा जोन है, जिसको प्रायद्वीपीय भाग हैं, उसमें जैसे कि कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। एंड जो 5वां जोन है वो सेंट्रल वेस्टर्न जोन है, जो कि मध्य पश्चिमी क्षेत्र हैं, जिसमें राजस्थान आता है, गुजरात आता है, मध्य प्रदेश आता है। तो इन क्षेत्रों को जो जोन जिस प्रकार से बांटे गए हैं, वो क्योंकि उनमें कई बातों का ध्यान रखा गया है, जैसे कि उनका भूमि कैसी है अलग अलग क्षेत्रों में, तथा क्लाइमेटिक कंडीशंस स्पेशली, एवं टोपोग्राफी की जैसे हिली एरियाज है उनको अलग है, ये कई जगह भारी हेवी सोइल्स है, कई जगह लाइट सोइल्स है। तो इस प्रकार से डिफरेंट बांटा गया है। तो इसमें जब हम बुआई करेंगे तो 20 हम कह सकते हैं 20 अक्टूबर से लेके और इवन 10 दिसंबर तक भी कर सकते हैं। जो भी प्रायद्वीपीय भाग है, पेनिनसुलर जोन है, वहाँ पे टेम्परेचर इतना नीचे नहीं जाता है, तो उस क्षेत्रों में हम बाद में बुआई कर सकते हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में तापमान बहुत ज़्यादा गिरता है, तो उन क्षेत्रों में बुआई के समय अगर हम तापमान बहुत कम है, और किसान भाई जनरली क्या करता है कि वो अपनी फसल को लगा देता है, बीज बो देता है और उसके बाद पानी देता है। तो और अगर हमारा तापमान ज़्यादा गिर गया तो वो जर्मिनेशन सही नहीं होगा, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर भी उसको उगने के लिए चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। अच्छे बीज के जमाव के लिए और अच्छी फसल के लिए और किन किन बातों का ध्यान रखे, डॉक्टर परिहार आपसे जानेंगे आगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। इस वक्त अमित जी हमारे साथ बहराइच उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। अमित जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी जी मैम, नमस्कार। नमस्कार अमित जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए कृपया। जी मैम, टीवी की आवाज बंद है। जी बताएं। मैम ये पूछना चाह रहे थे कि जो तराई के क्षेत्र में, जैसे इधर बहराइच, गोंडा या बाराबंकी, जहाँ पे बाढ़ ग्रस्त एरिया होता है। जी अमित जी, अपना सवाल कृपया एक बार फिर से दोहरा दीजिए। मैम जो तराई के क्षेत्र हैं, जिसमें नेपाल के आसपास के बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती आता है जी, तो इसमें मैम ये मैं पूछना चाह रहा हूँ सबसे कि मक्के की रबी की जो फसल, मक्के में रबी में जो बोया जाएगा मक्का, इसमें कोई ऐसी वैरायटी बताएं जो अगर नवंबर के अंत में बोई जाए, जी विलम्ब हो जाएगा, क्योंकि अभी खेत पूरे भरे हुए हैं, पानी से, बाढ़ से सब अफेक्टेड हैं। तो कोई ऐसी किस्म बताएं जिसको कि अगर नवंबर के अंत में बोया जाए तो उसमें अच्छी पैदावार मिल जाए। ठीक है डॉक्टर परिहार, ऐसे में क्या सुझाव देंगे आप? जो आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। जो तराई क्षेत्र है जहाँ पे बाढ़ग्रस्त है, वहाँ पे नवंबर के अंत तक आप जैसे कोई भी वैरायटी, जैसे भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान ने भी 2 किस्में हैं, जो DMRH 1301 है, 1308 है, HM 11 है, और जो एक प्राइवेट सेक्टर की भी वैरायटी है जिसको P3523 वैरायटी है, उनको आप लगा सकते हैं। बट लगाने के समय मेरा यही सुझाव रहेगा कि ऐसे क्षेत्रों में आप उनको मेड के ऊपर लगाएं, ताकि आपकी फसल अच्छी तरह से जर्मिनेट हो सके
और आप अच्छी उपज ले सके। तो ये भी मेरा उसके साथ ये सुझाव रहेगा किसान भाइयों। अमित जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया है होगा आपको और आप इस सुझाव पर अमल भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अनूप का रुख करते हैं। डॉक्टर अनूप, जानना चाहेंगे आपसे, हमारे कॉलर ने आपसे सवाल भी पूछा था कि जो बीज है कपास के, वो अच्छे बीज कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं? जी मैडम, अभी इस टाइम जैसे बीटी कॉटन का जो है ना मुख्य रुख हो रहा है, हमारे किसान भाई पूर्णतया बीटी कॉटन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो बीटी कॉटन में बहुत सी प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो अच्छी क्वालिटी का बीज जो है पैदा कर रही है। इसके साथ साथ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जो कॉटन के रिसर्च सेंटर हैं वहां से भी उपलब्धता हो सकती है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों से भी हम लोग देसी कपास का बीज या हाइब्रिड कपास जो है उसका बीज जो है उपलब्ध करवा सकते हैं किसान भाइयों के लिए। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर अनूप, दोबारा आपका रुख करेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कार्यक्रम में और इसके बाद जानना चाहेंगे डॉक्टर परिहार आपसे कि रबी मक्का की खेती जो किसान करना चाहते हैं, आपने बताया अलग अलग क्लाइमेटिक जोन इसके लिए है, क्या कुछ और किस्मों के बारे में यहाँ पर आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? किस्मों का मैं जरूर बताना चाहूँगा कि ये जोन इसीलिए बनाए गए हैं कि उसमें कौन सी हमें किस्म लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए, वो सब बातों को ध्यान में रखते हुए। तो जैसे कि मैंने कहा ना 5 जोन, तो एक जो नॉर्दर्न हिल जोन है उसमें रबी की मक्का की खेती ज़्यादातर क्षेत्रों में होती नहीं है, बहुत कम होती है, वो वहाँ पे नेग्लिजिबल है। तो हम बात करेंगे जैसे नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन, जो कि हमारा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा वाला क्षेत्र आता है। इसमें किसान भाई जैसे HM10, HM11 और CP जो 838 वैरायटी है, इस प्रकार की जो किस्में हैं उनको लगाएं और सही टाइम पे अगर किसान भाई लगाएं कि नवंबर के अंत तक अगर लगा लें और तो उनका अच्छा जर्मिनेशन भी होगा और अच्छे से वो पैदावार भी ले सकते हैं। दूसरा जैसे जो तीसरा जो जोन है जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन, जिसमें कि बना बिहार आता है, वेस्ट बंगाल आता है और जो झारखंड आता है। तो इन क्षेत्रों के अंदर जो किसान भाई जो अपनी वैरायटी जैसे DMRH1 जो है और DMRH8 है और P3523 वैरायटी है वो लगा सकते हैं और उनसे उनको अच्छी उपज भी मिलेंगी तथा और उसके लिए वो किसान भाई उस क्षेत्र के जो हैं वहाँ पे जो वेस्ट बंगाल सीड कॉरपोरेशन है वहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर की जो वैरायटीज है किस्में हैं उनकी वो सीड बीज उत्पादन करते हैं, तो वहाँ से भी वो बीज ले सकते हैं और किसी प्रकार की कोई सलाह भी ले सकते हैं। और जो चौथा जोन है पेनिनसुलर जोन जिसको कहते हैं, जिसमें कि महाराष्ट्र आता है और ये कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश है। वहाँ पे DHM 111 है, DHM 113 है, DHM 117 है, CP 838 है, HM 11 है, ये वैरायटियाँ लगा सकते हैं। और जो 5वां जो जोन है सेंट्रल वेस्टर्न जोन है, वहाँ पे किसान भाई HM 10 लगा सकते हैं, HM 11 लगा सकते हैं, DMRH1 लगा सकते हैं, DMRH8 लगा सकते हैं और CP 838 वैरायटी, ये वैरायटियाँ किसान भाई लगा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही विस्तार से आपने बताया हमें कि बहुत सारे विकल्प है किसानों के पास, अपने क्षेत्र के अनुसार उन्हें अच्छी किस्मों का चुनाव करना चाहिए, साथ ही अच्छे बीज वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बातचीत हमारी यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहे दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। नुसरत पठान जी औरंगाबाद महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नुसरत जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैडम मैंने मक्का लगाया था, मक्के के ऊपर सीडेबल मक्का लगा सकता है? जी डॉक्टर परिहार। मैं सवाल को सही से सुन नहीं पाया। जी नुसरत जी आप अपना सवाल कृपया फिर से दोहरा दीजिए। नुसरत जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ हाँ मैडम। मैडम मैंने मक्का लगाया था, मक्का के ऊपर और डबल से मक्का लगा सकता है? आप धीरे धीरे बताएं अपना सवाल। आपने मक्का लगाया था, कैसी समस्या आई है? हाँ वो मक्का निकलने के बाद और डबल से मक्का लगा सकता है वो मक्का के ऊपर? जी मक्का निकले हैं लेकिन जो बढ़वार है वो अच्छी नहीं हुई है। जी अच्छा ठीक है डॉक्टर परिहार, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं इनका सवाल ये है कि उन्होंने मक्का की फसल जो है वो खरीफ में ली थी, अब वापस रबी मक्का की भी फसल लेना चाहते हैं, तो क्या ये संभव है या नहीं? मक्का की अगर खरीफ में फसल ली है तो मेरी यही सलाह रहेगी कि वो रबी में मक्का उस पर्टिकुलर उस मैदान में मतलब अपनी भूमि पे जिस पे रबी खरीफ में लिए उसमें ना ले, क्योंकि एक इसमें रोटेशन होना चाहिए जिसमें कि अगर खरीफ में आपको सीरियल जो अनाज वाली ले ली है तो उसमें जैसे कोई दूसरी फसल लें जो कि भूमि को सही अपन रख सकें और उसको जो पोषक तत्व प्रबंधन भी अच्छे से उसमें पोषक तत्व मेंटेन रह सके। इसलिए हमें यही सलाह दूंगा कि वो मक्का के बाद मक्का ना लगाएं अभी। जी डॉक्टर परिहार यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि मक्का की फसल में कई बार खरपतवारों की समस्या से किसानों को जूझना पड़ता है, ऐसे में खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या उपाय करें? खरपतवार के लिए सबसे जो मेरा सुझाव होगा वो ये होगा कि जो हम फसल जब लगाते हैं तो फसल लगाने के तुरंत बाद अगर आपका उसमें अच्छी नमी होनी चाहिए भूमि में जब फसल लगा रहे हो, तो उसके बाद आप उसमें जो प्री इमर्जेंस जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन जो कि खरपतवारों के उगने से पहले ही हम जो स्प्रे करते हैं एट्राजीन एट्राटाप का 50% जो पाउडर के फॉर्म में आता है उसको हम डालें। वो 1 किलो से लेके 1.5 किलो तक की AI एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल सकते हैं। वो 1 से 1.5 इसलिए है कि अगर आपकी भूमि थोड़ी लाइट है तो उसमें कम डालना है, और अगर हैवी टेक्सचर्ड सोइल है जिसमें कि भारी मिट्टी है तो उसमें हमें ज़्यादा डालना है। उसमें डालने के लिए मैं यही सलाह दूंगा कि उस स्प्रे अगर आप कर रहे हो तो आप उसमें एट्राजीन का अकेले का करके आप उसके बाद उसमें आप खेत में किसी प्रकार का कोई उसमें डिस्टर्ब ना करें और मतलब उसके चलना फिरना ना करें ताकि वो यूनिफॉर्म रहे। दूसरी बात ये है कि अगर आपकी कोई इंटरक्रॉप है जो मैंने पहले ही बताया कि पल्स अगर साथ में लगा रहे हो तो एट्राजीन जो है वो आप स्प्रे ना करें, उसमें आप पेंडेमिथिलिन जो नामक है उसको आप 1 से 1.5 किलोग्राम AI प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अकेले डाल सकते हैं, और आप दोनों का टैंक मिक्स भी कर सकते हैं, दोनों ही प्री इमरजेंस हेर्बिसाइड का, बट मात्रा कम करके। जी हाँ डॉक्टर परिहार बताया आपने कि खरपतवारों से किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है मक्का की फसल में। डॉक्टर अनूप चलते चलते आपका रुख करना चाहेंगे, बताएं हमें कि जो कपास है उसकी अच्छी पैदावार हासिल करने में खास तौर पर बड़ी चुनौती किस तरह की आ सकती है किसानों के सामने और किस तरह से किसानों को निपटना चाहिए, संक्षेप में जानना चाहेंगे।
जी मैडम, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि कॉटन की खेती करते समय पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, क्योंकि कॉटन हैवी फीडर क्रॉप है जिसमें पोषक तत्वों की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो बिना मृदा जांच के हम ये नहीं बता सकते कि कितनी मात्रा में इनको किस किस न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता रहेगी। ये जांच के बाद अपने आप उस रिपोर्ट के अंदर क्लियर हो जाता है और उसी हिसाब से ये जो बीमारियां आती है ना, मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जो बीमारियां आती हैं ये इसी वजह से आती हैं। बहुत सी बीमारियां तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से आती हैं। अच्छा, इसके अलावा किसान भाइयों को ये भी मैं बताना चाहूंगा कि ये जो इसमें इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, आउटपुट कॉस्ट लेने के लिए बहुत अच्छी मेहनत करने की जरूरत होती है, जिसमें डिजीज कंट्रोल, सॉइल टेस्टिंग, जैविक कार्बन की मात्रा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो है अपना काम करती है इसमें। इसके साथ साथ इसके अंदर जड़ गलन की समस्या आती है। इसके अलावा जैसे बीटी कॉटन के अंदर भी इस बार गुलाबी लट का अटैक देखा गया है। तो किसान भाइयों को मित्र कीटों की जानकारी होनी चाहिए, दुश्मन कीटों की जानकारी होनी चाहिए, उनको किस तरह से नियंत्रण करना है, आर्थिक हानि स्तर क्या है उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी होनी चाहिए और उसके अनुसार संबंधित जो नजदीकी कृषि कार्यालय है, कृषि विज्ञान केंद्र है, उनके वैज्ञानिकों से मिल करके उसका कंट्रोल करना चाहिए। जी और डॉक्टर अनूप कुमार, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमें दी कपास की खेती से जुड़ी हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। और अब चलते चलते डॉक्टर परिहार, बहुत ही संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि मक्के की फसल को रोग व कीट से बचाने के लिए किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं संक्षेप में। मैं उसमें बताऊंगा कि जो उनका बीज उपचार सबसे महत्वपूर्ण है रोगों से बचाने के लिए। जैसे मान लो आप बावेस्टिन और कैप्टान का 1:1 के रूप में 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में उपचारित कर सकते हैं। अगर आपके सूट फ्लाई की समस्या है तो वहाँ पे आप जो इमिडाक्लोरपिड नामक एक इंसेक्टिसाइड आता है उसको 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम बीज को उपचार करना चाहिए। तथा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो खरपतवार के बारे में जो बात कर रहे हैं उसके बारे में कई पोस्ट इमरजेंसी भी हेर्बिसाइड्स अवेलेबल हैं अभी मार्केट में। तो जैसे उगने के बाद भी पहले मक्का में अवेलेबल नहीं थे लेकिन अब अवेलेबल है। जैसे लोडिस है उसको किसान भाई डाल सकते हैं वो, एंड जो टेप्रामेजोन है उसको भी टिंजर के नाम से आता है, उसको भी 25 से 35 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई यूज कर सकता है। जिसे और एक सैम्प्रा नामक जो हर्बिसाइड आता है येलो सल्फ्यूरोन उसको भी किसान भाई 67.5 ग्राम एआई प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालेगा। तो जैसे कि मोथा की जो समस्या है उसमें उसको कम किया जा सकता है और वो मोथे के उपचार उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। और जी बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर परिहार इस कार्यक्रम के दौरान आपने हमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको मिली है मक्का की खेती और कपास की खेती के बारे में। हमें उम्मीद है कि इससे आपको काफी लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं और कल के विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल के विषय होंगे फलों और सब्जियों का मूल्य संवर्धन और प्राकृतिक खेती। इन विषयों के बारे में कल कार्यक्रम के दौरान आप जुड़कर सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आप अपने सवाल ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आपको बता दें कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। इन हैंडल्स के नाम आपको यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी और आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो दूरदर्शन किसान है उसके जो टोल फ्री नंबर है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। आप 1800-1130-60 पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके सवाल दर्ज कराए जा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।